हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी की सीरीज़ में आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। और लेक्चर नंबर जैसे कि हमने आपको बताया था, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर कर रहे थे पिछले एक साल के करंट अफेयर्स। और जो लेक्चर नंबर 4 आया था उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 लेक्चर हो रहेंगे और हमारा एक साल का पिछला पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उस छठे लेक्चर को हमने आज ही के लेक्चर में कवर कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा आज का 5th लेक्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कल हम आपको एक रिवीजन लेक्चर कंबाइंड वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फिर हमारे 2 अलग अलग लेक्चर्स, एक लेक्चर आएगा रिपोर्ट्स और इंडाइसिस पर, पूरा एक साल का हम उसमें रिपोर्ट और इंडाइसिस जितनी भी पिछली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इंडाइसिस, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स, IMF रिपोर्ट्स जो न्यूज़ में रही हैं उन सभी को हम एक लेक्चर में कवर कर देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर और आएगा जो हमारा पॉलिटी के करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम पिछले एक साल के सारे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट देखेंगे जो हमारे चाइल्ड पोर्नोग्राफी इत्यादि से रिलेटेड हों या चाइल्ड एब्यूज से रिलेटेड हों, चाहे वो विमेन हरासमेंट से रिलेटेड हो, जिन टॉपिक्स पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सोशल वेलफेयर की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट दिए हैं पिछले एक साल में, उन सभी पर हम करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही जो पिछले एक साल में इंपॉर्टेंट बिल और एक्ट आए हैं, स्पेशली एक्ट, बिल तो हम नहीं देखेंगे, एक्ट देखेंगे, क्योंकि बिल तो बहुत से आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, संसद में जब कोई विधेयक रखा जाता है पारित कराने के लिए तो वो बिल होता है, लेकिन जब उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो वो एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। ये छोटी सी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जब तक उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक वो बिल होता है, और जब राष्ट्रपति की एक बार स्वीकृति मिल जाती है किसी विधेयक को तो वो एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो हम सारे एक्ट देखेंगे पिछले एक साल के जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। तो ये आज हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम 6th लेक्चर को भी कवर कर लेंगे, यानी कि लास्ट ये लेक्चर में ही हम सारा करंट अफेयर जो कम रह गया था वो कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। पहला हमारा न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सियोम मिशन 1। ये क्या है? ये इजरायली लड़ाकू पायलट एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी उद्यमी और कनाडाई निवेशक एक्सियोम मिशन चालक दल का हिस्सा होंगे। यानी कि इसमें एक्सियोम मिशन जो है ये प्राइवेट मिशन है, एक प्राइवेट मिशन है जिसमें एक इन्वेस्टर हैं वो इस दल का हिस्सा होंगे। ये पहला पूरी तरह से निजी कक्षीय अंतरिक्ष मिशन है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अब तक का सबसे पहला प्राइवेट मिशन है। ये ह्यूस्टन स्थित स्पेस फ्लाइट फर्म एक्सियोम द्वारा आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 8 दिवसीय यात्रा है। एक्सियोम मिशन 1 उड़ान की व्यवस्था नासा के साथ एक वाणिज्यिक समझौते के तहत की जा रही है। और AX1, इसे AX1 भी कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा AX1 किससे संबंधित है? मिशन व्यावसायिक रूप से निर्मित अंतरिक्षयान SpaceX ड्रैगन 2 का उपयोग करने वाला पहला मिशन होगा, जिसे ISS के लिए अपने पहले 2 कर्मचारियों को उड़ाने के लिए जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टारडस्ट 1। स्टारडस्ट 1 को हाल ही में मैन जो एक जगह है USA की, शायद USA में ही है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे इसको लेकर। अगर आप में से किसी को पता हो तो आप बताइए कि मैन ऐसी स्पेलिंग है MAINE। तो ये मैन कहाँ स्थित है? तो यहाँ से लॉन्च किया गया है। ये अमेरिकी जैव ईंधन द्वारा संचालित पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। ये देखिए, लॉन्च व्हीकल है और ये किस बेस पर आधारित है? बायोफ्यूल पर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस बार, ये बायोफ्यूल पर आधारित पहला कमर्शियल अंतरिक्ष प्रक्षेपण बन गया है। ये स्टारडस्ट 1 को एक लॉन्च व्हीकल है। ये छात्र और बजट पेलोड के लिए उपयुक्त है। रॉकेट के निर्माण मेन में स्थित एक एरोस्पेस कंपनी ब्लू शिफ्ट द्वारा किया गया है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये बायोफ्यूल पर आधारित है। दूसरा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ब्लू शिफ्ट द्वारा। ब्लू शिफ्ट कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी, उसके द्वारा किया गया है। जैव व्युत्पन्न ईंधन द्वारा संचालित रॉकेट जो विकसित करती है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो इसकी स्पेस इंडस्ट्री में वहाँ USA के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं एक्टिवेटेड हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि यहाँ पर पूरा डिफेंस पर या स्पेस टेक्नोलॉजी पर या स्पेस के क्षेत्र में सिर्फ हमारी DRDO ही काम करती है। वहाँ ऐसा नहीं है USA में प्राइवेट कंपनीज भी, जैसे आपने नाम सुना होगा SpaceX का, तो ये प्राइवेट कंपनी ही है। ये रॉकेट 20 फीट लंबा है और इसका वजन लगभग 250 किलोग्राम है। रॉकेट अधिकतम 8 किलो पेलोड लेके जा सकता है। देखिए, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। इसका टोटल वजन तो 250 किलोग्राम है, लेकिन जो पेलोड लेके जा सकता है, यानी कि इसकी भार लेके जाने की जो क्षमता है वो मैक्सिमम 8 kg है। तो इसीलिए ये बायोफ्यूल से इसको चलाने में भी आसानी रहती है। इसके पहले लॉन्च के दौरान इससे 3 पेलोड लेके जाए गए थे। फिर पेलोड में हाई स्कूल के छात्रों द्वारा निर्मित एक क्यूबसेट प्रोटोटाइप है और कंपन को कम करने के लिए जो डिज़ाइन किया गया है, और एक मिश्र धातु इसमें शामिल है। ऐसे मिशन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? इस तरह के प्रयास वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनियों की बढ़ती संख्या का एक हिस्सा है जो आम लोगों को अंतरिक्ष तक आसान और सस्ती पहुंच प्रदान करने के लिए काम करते हैं। ये अकादमिक अनुसंधान, कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी विकास
और उद्यमशीलता उपक्रमों के प्रयोजन के लिए अंतरिक्ष तक पहुँच को लागत प्रभावी बनाता है। आगे अगली न्यूज़ में हम इसी में देखेंगे जैव ईंधन होते क्या हैं। देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ जीवित या एक बार जीवित सामग्री से कम समय जैसे कि दिन, सप्ताह या महीनों में उत्पन्न होता है उसे जैव ईंधन माना जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन जो किसी भी लिविंग फैक्टर से बनता है, उसे क्या माना जाता है? बायो ईंधन। जैव ईंधन प्रकृति में ठोस, तरल या गैसीय तीनों प्रकार का हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे स्टेटमेंट शायद डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि जैव ईंधन जो है केवल ठोस माध्यम में ही पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये तीनों माध्यम में पाया जा सकता है, ठोस में भी, तरल में भी, गैसीय अवस्था में भी, तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। ठोस में लकड़ी, सूखे पौधों की सामग्री और खाद, तरल अवस्था में बायो एथेनॉल और बायोडीजल, जैसे कि आप सुनते होंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल में, और एथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या टारगेट रखा है सरकार ने हमारे यहाँ कि कितने % एथेनॉल को मिक्स किया जाएगा 2025 तक या 2023 तक, तो ये आपको पता होना चाहिए टारगेट। फिर ये गैसीय अवस्था में बायोगैस होती है। आज उपयोग में आने वाले 2 सबसे सामान्य प्रकार के जैव ईंधन कौन से हैं? एथेनॉल, जैसे हमने आपको बताया एथेनॉल ब्लेंडिंग काय में होती है? पेट्रोल में। और बायोडीजल जट्रोफा से बनाया जाता है, जट्रोफा पौधा है उससे बायोडीजल बनाया जाता है। ये दोनों ईंधन जैव प्रौद्योगिकी की पहली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दूसरी इसमें इन्फॉर्मेशन क्या आई कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कौन से होते हैं, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल कौन से होते हैं, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल कौन से होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए उदाहरण के लिए इथेनॉल नवीकरणीय है, यानी कि रिन्यूएबल है और विभिन्न प्रकार की पौधों की सामग्री से बनाया जाता है। जैसे कि गन्ने से आपकी शुगर बनती है और उसी टाइम शुगर बनाते समय ही जो किण्वन होता है, फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन, तो उसमें अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से ही एथेनॉल का भी प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरी ओर बायोडीजल का उत्पादन नए और प्रयुक्त वनस्पति तेलों, पशु वसा या पुनर्नवीनीकरण खाना पकाने के तेल के साथ अल्कोहल को मिलाकर किया जाता है। अगली न्यूज़ है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, 4 फरवरी को स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परिषद ने अपनी पहली बैठक को दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की मंजूरी दी। तो अब पहले तो ये देख लेते हैं कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी क्या है और स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये दोनों चीज़ें क्या हैं। ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है, यानी कि आपका ब्रिटेन में। आगे इसमें इस ऑब्जर्वेटरी में 10 देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत। क्योंकि भारत इसका हिस्सा है इसलिए ये न्यूज़ अपने आप में ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूके इसके सदस्य हैं। आपको 10 के 10 सदस्य याद रखना ज़रूरी नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि भारत स्पेशली इसका सदस्य है और चाइना भी इसका सदस्य है। स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप को दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित होगा, यानी कि इसका जो प्रेजेंस होगी वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में होगी और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ताकि देखिए इन 2 कॉन्टिनेंट को में कवर करने का इसका मतलब ये है कि ताकि पूरी दुनिया के क्षेत्रों को कवर किया जा सके। इसका संचालन यानी कि ऑपरेटिंग, इसकी रखरखाव, मेंटेनेंस और निर्माण, कंस्ट्रक्शन SKO द्वारा किया जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा किया जाएगा। ये 1.8 बिलियन यूरो से अधिक की लागत से पूरा होने में लगभग इसमें 1 दशक का समय लगने की उम्मीद है। भारतीय खगोलीय वेधशाला। अब इसी के पर्सपेक्टिव में हम इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी देख लेते हैं। ये ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक जगह स्थापित की गई है। यानी कि ये ऑप्टिकल है, ये ऑप्टिकल इंफ्रारेड तरंगों को और गामा रे टेलीस्कोप के लिए ये दुनिया की सबसे ऊंची टेलीस्कोप है। ये भारत के लद्दाख के लेह में निकट हैनले में स्थित है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा संचालित है। आगे है इसमें तियानवन-1, चीन का मंगल मिशन। तियानवन-1 प्रोब पृथ्वी से ये 6.5 महीने की यात्रा के बाद मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया इसने। ये चीन का पहले मंगल प्रोब को तियानवन-1 यानी कि पूर्व में फॉक्सयांग 1 के नाम से जाना जाता था। अंतरिक्ष यान में और एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक रोवर होता है। ये पिछले साल चीन के जिचांग से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। ज़्यादातर चाइना के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो किसके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं? लॉन्ग मार्च 5 द्वारा। लॉन्ग मार्च 5 उनका, जैसे हमारा PSLV और GSLV है हमारा प्रक्षेपण यान आपका, यानी कि लॉन्च व्हीकल, इसी तरह उनका लॉन्ग मार्च 5 है। वो बहुत इनका हैवी और रिलायबल इनका प्रक्षेपण यान है, स्पेस शटल जिसे कह सकते हैं। इस योजना के 5 मुख्य उद्देश्य हैं। मंगल ग्रह का भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाना, मंगल ग्रह की मिट्टी की विशेषताओं का अन्वेषण करना और संभावित रूप से जल बर्फ जमा का पता लगाना। यानी कि अगर मंगल ग्रह पर कहीं पर बर्फ़ की उपस्थिति है, आइस की उपस्थिति है, तो उसका भी पता लगाना इस मिशन का उद्देश्य है। सतह सामग्री संरचना का विश्लेषण करना, यानी कि टोपोग्राफी कैसी है मंगल की, उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना।
इसी तरह सतह पर मंगल ग्रह के वातावरण और जलवायु की जांच करना और ग्रह के विद्युत चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड है और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को समझना, मार्स के मैग्नेटिक फील्ड की और ग्रेविटेशनल एरियाज को समझना भी इसका उद्देश्य है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे इंडिया से रिलेटेड है और डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि वर्तमान रेडियो को जल्द ही सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR से बदल दिया जाएगा। अब ये क्या है? SDR हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों के एक संग्रह को परिभाषित करता है, यानी कि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंबाइंड समूह को यानी कि ग्रुप को ये परिभाषित करता है, जहां कुछ भी या सभी रेडियो के संचालन कार्यों को प्रोग्राम योग्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों पर चलने वाले संशोधित सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अब इसको हम देखते हैं डिटेल में। ये उपयोगकर्ताओं के माध्यम से सेवा प्रदाता और उत्पाद डेवलपर्स द्वारा प्राप्त व्यापक लाभ के साथ संचार को आगे बढ़ाने के लिए लचीलापन, लागत, दक्षता और शक्ति प्रदान करता है। ये बुनियादी SDR प्रणाली में SDR सॉफ्टवेयर चलाने वाला एक व्यक्तिगत कंप्यूटर शामिल हो सकता है इसमें, जो USB या ईथरनेट और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनेट के लिए। ये पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के साथ इंटरफेस करता है। इससे पहले RAF एम्पलीफायर, फिल्टर और एटेन्यूएटर्स के साथ RAF फ्रंट एंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके लाभ क्या हैं? बढ़ी हुई डेटा संचरण क्षमता, यानी कि इससे डेटा अधिक से अधिक मात्रा में, मतलब तेज़ी से ज़्यादा मात्रा में डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वर्णक्रमीय रूप से शोर वाले वातावरण में बढ़ी हुई आवाज़ स्पष्टता, यानी कि वॉइस, इसमें क्या किया जाता है? वॉइस जो कैंसिलेशन का ऑप्शन होता है, यानी कि अगर नॉइज़ कैंसिलेशन का, वॉइस नहीं, नॉइज़ कैंसिलेशन को इसमें ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे अगर रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग के पीछे शोर की आवाज़ आ रही है तो बैकग्राउंड में, तो उस शोर को ख़त्म किया जा सकता है। एकाधिक तरंगों का समर्थन करना, एक से ज़्यादा वेव्स को ये लॉन्च कर सकता है। स्पष्ट रूप से बेहतर प्रणाली, सुरक्षा और बेहतर संचार उत्तरजीविता, भारतीय सेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुरक्षित मोड ये प्रदान करता है। अगला न्यूज़ है हमारी सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंस के पर्सपेक्टिव में। सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड, आपसे डायरेक्ट इसके यूज़ पूछे जा सकते हैं, एप्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं, या ये पूछा जा सकता है कि ये कैसा मटेरियल है। ये बेंगलुरु स्थित वैज्ञानिकों ने एक नई सामग्री विकसित की है जो सभी प्रकार के घरेलू और औद्योगिक उपकरणों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट गर्मी को टैप करने में मदद कर सकती है और अन्य उपयोगी कार्यों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग कर सकती है। देखिए ये क्या है, जैसे कि ये ऐसी सामग्री बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने, बेंगलुरु में स्थित वैज्ञानिकों ने विकसित की है कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपके घर की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन या फिर आपका लैपटॉप, तो आपने देखा होगा कभी कभी यूज़ करते वक्त ये हीटअप होने लगते हैं। तो ये क्या करेगी, ये मटेरियल क्या करेगा कि ये जो इससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मोबाइल से और आपके लैपटॉप से, तो वो इस हीट को टैप करेगा और इसको एनर्जी में आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, और जहाँ पर ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की आप उस जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोबारा से मोबाइल को चार्ज करने में भी इसको यूज़ किया जा सकता है इस मटेरियल के माध्यम से। तो परंपरागत रूप से थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रदर्शन और उपयोग दो अलग अलग धातुओं को एक साथ जोड़कर किया जाता है और यांत्रिक रूप से सिरों पर अलग अलग तापमान बनाए रखा जाता है। पहले क्या किया जाता था कि थर्मो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट का परफॉर्म करते हैं जो मटेरियल, उनको अलग अलग तरह से दो अलग अलग धातुओं को अलग अलग जोड़ा जाता था और इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। लेकिन अब इसको एक ही मटेरियल से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ऐसी सामग्रियाँ कुशल और किफ़ायती समाधान प्रदान नहीं करती हैं। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये किफ़ायती समाधान नहीं है, ये बहुत महंगा सॉल्यूशन है। इसके अलावा अधिकांश पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं वे भी गर्मी के अच्छे संवाहक होते हैं, यानी कि कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब है कि सामग्री के दोनों सिरों के बीच बहुत लंबे समय तक कोई महत्वपूर्ण तापमान अंतर नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि ज़्यादा देर यूज़ करने से लैपटॉप और मोबाइल्स गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, तो उससे ही हीट को कैप्चर करना और उस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना ही इस सामग्री का उपयोग है। ये अब तक का सबसे कुशल थर्मो इलेक्ट्रिक सामग्री का एक प्रमुख घटक तत्व के रूप में शीशा का उपयोग किया जाता है अब तक। लेकिन शीशा का वायु प्रदूषण जैसे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। आपको पता होगा कि जो शीशा है उसका वायु प्रदूषण पर, एयर पोल्यूशन पर भी प्रभाव पड़ता है और वाटर पोल्यूशन पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ये मानव स्वास्थ्य के मुद्दों का भी कारण बनता है। अब सिल्वर, कॉपर और टेल्यूरियम से संश्लेषित एक नैनो मटेरियल यौगिक है। ये क्या है, ये जो आपका हमने अभी बताया एंटीमनी, सिल्वर एंटीमनी टेल्यूराइड, ये किस चीज़ से बना हुआ है? सिल्वर। इसमें कौन कौन से, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सिल्वर, कॉपर और टेल्यूरियम से बना एक संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक नैनो मटेरियल यौगिक है। नैनो मटेरियल ये क्रिस्टलीय ठोस, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बिजली के संचालन में मदद करते हैं, लेकिन इसकी जाली
अपेक्षाकृत लचीली होती है और काफ़ी धीमी गति से कंपन करती है, जिससे गर्मी का प्रसार बाधित होता है। यानी कि ये हीट को दोबारा, जैसे कि अब ये दोबारा जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो अपनी हीट है वो बहुत ही कम इससे इस पर जनरेट होगी। यानी कि ये खुद अपने आप तो बहुत कम हीट जनरेट करेगा, लेकिन जो हीट कैप्चर करेगा उस हीट को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रकार बिजली का अच्छा चालक है। यानी कि ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत गुड कंडक्टर है, लेकिन गर्मी का कुचालक है। गर्मी का क्या है? कुचालक है, जो थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या कहता है? इसमें अच्छा चालक होना, कंडक्टर होना और हीट का एनर्जी आपका जो हीट है उसका कुचालक होना, यही थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होता है। संभावित विभिन्न प्रकार के इसके संभावित उपयोग हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएं और बिजली संयंत्र सभी प्रकार के घरेलू उपकरण के साथ पर्याप्त मात्रा में अपशिष्ट ताप उत्पन्न करना, जिसका उपयोग महत्वपूर्ण मात्रा में काम करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण जैसे कि हमने आपको बताया, लैपटॉप से निकलने वाली गर्मी का उपयोग मोबाइल फ़ोन की चार्ज करने के लिए किया जा सकता है, या फ़ोन या छोटी घड़ी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी चुनौतियां क्या हैं? ये ऊर्जा रूपांतरण का एक बहुत ही कुशल प्रक्रिया नहीं है। आमतौर पर अपशिष्ट ताप का 15 से 20% ही उपयोग, उससे अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी एनर्जी हीट जनरेट होती है उसका केवल 15 से 20% ही इसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अगली न्यूज़ है इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति शीर्षक से एक रणनीति पत्र तैयार किया। अब ये क्या है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण सुनिश्चित करना, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को वैश्विक नवाचार और अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थान देना और भारतीय IPR के निर्माण को बढ़ावा देना, ये एडिटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ है। अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है? इसकी 3D प्रिंटिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को क्या कहते हैं? 3D प्रिंटिंग। तो आपसे 3D प्रिंटिंग ना पूछकर डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग किससे, सीधा बिल्कुल आपसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये 3D प्रिंटिंग का उदाहरण है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग को उस तकनीक के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक डिजिटल 3D मॉडल या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मॉडल से परत दर परत सामग्री जोड़कर एक त्रिआयामी वस्तु का निर्माण करती है। जैसे कि हम देखते हैं, हम कोई भी प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन ये क्या कर सकती है? ये 3 डायमेंशनल प्रिंट निकाल सकती है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों ही फॉर्म में किसी भी वस्तु का प्रिंट निकाल सकती है। सामग्री का जोड़ कई तरीकों से हो सकता है, जैसे बिजली जमा करना, रोल का फिलामेंट फ्यूजिंग इत्यादि को ठीक करना। 3 वस्तु आयामी वस्तु बनाने के लिए कंप्यूटर द्वारा निक्षेपण और ठोस करण को नियंत्रित किया जाता है। ये वस्तुएं लगभग किसी भी आकार या ज्यामिति की हो सकती है। इसके विपरीत पारंपरिक निर्माण विधियाँ घटिया प्रकृति की होती हैं। घटाव निर्माण। सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इसी से रिलेटेड दूसरा क्या है? सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। इसमें वांछित आकार बनाने के लिए सामग्री के ब्लॉक के कुछ हिस्सों को हटाना शामिल होता है। उदाहरण के लिए लकड़ी को उपयोगी आकृतियों में काटना घटाव प्रक्रिया का एक बहुत ही सरल उदाहरण है। जैसे कि ये देखिए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए अगर आप बॉल का प्रिंट निकालना चाहते हैं, कोई बॉल है, आपको पता है बॉल तो राउंड होती है, गोल होती है, तो आप इसका तो प्रिंट नहीं निकाल सकते। लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? 3D प्रिंटिंग। इसको क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होती है, इसलिए ये इसका बिल्कुल वैसी की वैसी एक बॉल, उसी मटेरियल, अगर ऐसा मटेरियल जिस मटेरियल की बॉल बनी हुई है वो मटेरियल उस प्रिंटर में डाला जाए, 3D मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रिंटर में डाला जाए, तो वो बिल्कुल सेम उसी प्रोडक्ट को निकालकर कॉपी के रूप में बाहर अवेलेबल करा देगी। लेकिन जो सब्सट्रैक्टिव एडिटिंग होती है, सब्सट्रैक्टिव एडिटिंग क्या करती है? अब वो भी ये काम कर सकती है, लेकिन कैसे? वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फॉर्म में नहीं करेगी। तो अगर आपने वही मटेरियल, जिस मटेरियल की ये बॉल बनी हुई है, सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वाले किसी मशीन में डाला, तो वो अब मान लीजिए गोल बनने के बजाय वो चारों तरफ से चाकोर आ जाएगी या उसके किनारे निकले हुए होंगे। तो उसको क्या किया जाता है? उसको प्रिंट निकालने के बाद उसकी दोबारा से फिनिशिंग दी जाती है, उसको फिनिशिंग टच दिया जाता है, उसके बाद वो गेंद की आकृति में प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा कि फर्नीचर वाले लकड़ी को काटकर उसका डिज़ाइन, उसको वांछित डिज़ाइन प्राप्त करते हैं, तो वो सब्सट्रैक्टिव एडिटिंग का उदाहरण है। अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर संयुक्त राज्य अमेरिका का बाजार हिस्सा 36% है। इसके बाद यूरोपीय संघ का 26% और चाइना का 14%, और भारत का एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 1.4% ही हिस्सा है केवल। थर्मोप्लास्टिक, धातु, चीनी मिट्टी की चीज़ों के साथ साथ बायो मटेरियल्स का उपयोग योज्य निर्माण में यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में किया जा सकता है। भारत में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की पहल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी औरंगाबाद में 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग लैब की स्थापना की गई। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 3D प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग
प्रिंटिंग लैब की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये औरंगाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की गई है। संस्थान 3D प्रिंटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स भी कराता है। अब अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई है, जिसमें 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लघु इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हमने आपको पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल बताया था। अब ऐसी नवीनतम तकनीकों पर डू इट योर सेल्फ यानी कि स्वयं से करना वाली किटें शामिल हैं, यानी कि सिखाने के बाद स्वयं से करने की इसमें पहल की जाती है। अगली न्यूज़ हमारी, इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट से ब्राजीलिया के अमेजोनिया 1 और 18 सहयात्री उपग्रहों को लॉन्च किया। ये भारतीय ध्रुवीय उपग्रहण प्रक्षेपण यान की 53वीं उड़ान है। ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित मिशन था। अब ये पहला डेडिकेटेड मिशन था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो इसकी व्यावसायिक शाखा है, जो बनाई गई है, या वाणिज्यिक शाखा, ये कमर्शियल विंग है। ये इसरो की कमर्शियल विंग है, यानी कि जो भी पैसा कमाने के उद्देश्य से जो इस सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है दूसरे देशों की, जैसे कि आपको पता होगा जो भारत में सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है वो बहुत सस्ते पैसों पर, यानी कि किफ़ायती रेट्स में की जाती है। जैसे कि आपने देखा था मार्स मिशन कितने कम पैसों में हमने लॉन्च किया था, यानी कि जितना यूएसए खर्च करता है उसके 1/10 पैसे पर ही, खर्च पर ही हमने पूरा मार्स मिशन अपना कंप्लीट कर दिया था। तो इसलिए दूसरे जो बड़े देश हैं वो अपने यहाँ से खर्चे को बचाने के लिए हमारे यहाँ हमें ऑफर करते हैं, पर हमारे पास प्रपोजल लाते हैं ये अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कराने का। तो ये कमर्शियल विंग यही काम करती है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये मिशन स्पेस फ्लाइट यूएसए के साथ एक वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत शुरू किया गया था। देखिए अमेजोनिया 1 और 18 सहयात्री उपग्रह, इसको PSLV 51 रॉकेट था और ये 53वीं उड़ान थी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो 51 है और यहाँ 53वीं कैसे? 2 उड़ानें पहले इसकी फेल हो चुकी है PSLV की, और फिर भी उसके बावजूद भी इसका लगभग 99.9% इसका सक्सेस रेशो है। तो हमारा PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। इसमें आगे है अमेजोनिया 1 उपग्रह, ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये ब्राज़ील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ने उपग्रहों को डिजाइन, एकीकृत, परीक्षण और संचालित किया। इसका उद्देश्य अमेज़न के जंगलों में वनों की कटाई की निगरानी करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना। आप आसानी से समझ जाएंगे अमेजोनिया के नाम से है तो अमेज़न जंगलों के ही बारे में होगा, यानी कि ब्राज़ील के बारे में। इसके अलावा ब्राज़ील के क्षेत्र में विविध कृषि का विश्लेषण करेगा। उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 758 किलोमीटर की सटीक कक्षा में अंतक्षेपित किया गया। इसका महत्व क्या है? ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला व्यावसायिक उपक्रम है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये न्यू स्पेस इंडिया का पहला व्यावसायिक उपक्रम है। अगली न्यूज़ है हमारी एराइज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्टिव स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा, ADFOSC। बहुत लंबा नाम है लेकिन आपको इसको इंग्लिश में ही याद रखना है, हिंदी में नाम याद रखने का कोई औचित्य नहीं है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एराइज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा नामक एक कम लागत वाली ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। ये किसके द्वारा विकसित है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज द्वारा, एराइज द्वारा। एराइज क्या है? एराइज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। एराइज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनॉमस बॉडी है। इसे 2016 में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसे प्रकाशिक तरंगदैर्ध्य पर आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए स्थापित किया गया है, यानी कि प्रकाशिक तरंग ऑप्टिकल वेवलेंस पर आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए इसको स्थापित किया गया है। आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर कोई भी प्राकृतिक पिंड होते हैं, जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, हमारा सौरमंडल के अन्य ग्रह। स्थान क्या है? ये नैनीताल उत्तराखंड के पास देवस्थल वेधशाला स्थल पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या है? देवस्थल एराइज। देवस्थल एराइज किसका नाम है? जो ये जिसने इसको डिजाइन किया है, और बाकी देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ कैमरा, तो ये देवस्थल वहाँ पर है जहाँ इसको स्थापित किया गया है। सहयोग इसमें टेलीस्कोप बेल्जियम की फर्म एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम के सहयोग से बनाया गया है। महत्व इसका ये वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा परावर्तक दूरबीन है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक। अब ये तकनीक के बारे में हम देखेंगे, यही हमारी साइंस के टेक्नोलॉजी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। DRDO ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक पर आधारित एक उड़ान प्रदर्शन सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है। ये मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है जिसमें कम धुएं के नोजल रहित मिसाइल बूस्टर के साथ थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट शामिल होते हैं। ये छोटी सी न्यूज़ थी, अब आपको पता होने चाहिए इसमें। अगली न्यूज़ हमारी इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2021 के तहत
6 देशों के 40 विद्वानों को इसमें सम्मानित किया गया है। अब ये क्या है, 2015 में भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के सम्मानित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अपना शोध करने का अवसर प्रदान किया जाता है और इन्हें इन स्थानों पर अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग करने का इसमें लाभ मिलता है। आगे है इसमें शामिल देश कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। किसके द्वारा शुरू की गई है? भारत के द्वारा। इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप। अब ये अपने पड़ोसी देशों का हम देख सकते हैं, इसमें पाकिस्तान के अलावा सारे ही पड़ोसी देश शामिल हैं और साथ ही एक एक्स्ट्रा थाईलैंड शामिल है, जो कि जिससे जो हमारा हमसे लैंड बॉर्डर टच नहीं करता है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश है। महत्व क्या है? फेलोशिप एक ऐसा मंच है जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ अनुसंधान सहयोग स्थापित करता है। यह DST के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग से के महत्वपूर्ण जनादेशों में से एक है। अगली न्यूज़ है हमारी, परियोजना सूचना प्रणाली और प्रबंधन, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट। विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड ने परियोजना सूचना प्रणाली और प्रबंधन नामक एक पोर्टल स्थापित किया है, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट, प्रिज्म नाम से। और किसने शुरू किया है? SERB ने। SERB क्या है? परियोजना सूचना प्रणाली और प्रबंधन प्रिज्म नामक एक पोर्टल स्थापित किया है, ये जो इसके द्वारा समर्थित विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। इसे सर्व प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कहा जाता है, सर्व प्रिज्म। ई प्लेटफॉर्म 2011 में SERB द्वारा स्वीकृत सभी परियोजनाओं के बारे में जानकारी की पूरी श्रृंखला प्रदान करेगा, जिसमें फंडिंग विवरण, स्थिति, शोध सारांश और परियोजना आउटपुट विवरण जैसे प्रकाशन और पेटेंट शामिल होते हैं। अब प्रिज्म का महत्व क्या है? मजबूत वैज्ञानिक और विज्ञान समाज के संबंध बनाने में मदद करने के लिए पोर्टल से एक व्यापक उपकरण के रूप में काम करने की उम्मीद है। इसे जल, ऊर्जा, जलवायु जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों और वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व की नई अवधारणा के साथ जोड़ा जा सकता है। यह अनुसंधान और विकास निधिकरण प्रवृत्तियों के लोकतांत्रिकरण में मदद करता है। हिंद महासागर परियोजना में जीनोम मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करने जा रहा है। तो पहली है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल निकाय है। ये कुछ फैक्ट हैं जो पृथ्वी की सतह के लगभग 20% हिस्से को कवर करता है। इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों की जीनोम मैपिंग के लिए नमूने एकत्रित करना, जैव रसायन और जलवायु परिवर्तन, पोषक तत्वों के तनाव और बढ़ते प्रदूषण के प्रति समुद्र की प्रतिक्रिया को समझना। परियोजना लागत और अवधि 25 करोड़ रुपए की लागत से इसे पूरा होने में 3 साल लगेंगे, यानी कि ये 2021 से 2024 तक चलने वाली परियोजना है, 3 साल की, और 25 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए एलोकेट किया गया है। जीनोम एक जीव, अब हम जीनोम देख लेते हैं। एक जीव के DNA के पूरे सेट को संदर्भित करता है। अब जीनोम आपकी किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? आपका जनरल साइंस की दृष्टि से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस की दृष्टि से। और जीनों का मानचित्रण करने का एक सीधा सा अर्थ है गुणसूत्र में इन जीवों के स्थान का पता लगाना। देखिए, जीनोम मैपिंग का अर्थ होता है कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में इन जीन्स की मैपिंग करना, जीन्स का स्थान को लोकेट करना, लोकेशन का पता लगाना। इसलिए जीनोम मैपिंग का अर्थ अनिवार्य रूप से गुणसूत्र के किसी विशेष क्षेत्र पर एक विशिष्ट जीन के स्थान को पता लगाना होता है, यानी कि किसी भी एक विशिष्ट स्पेसिफिक जीन का स्थान स्पेसिफाई करना, उसका लोकेशन स्पेसिफाई करना पूरे क्रोमोसोम के अंदर, यही जीन मैपिंग का उद्देश्य होता है। इसका अर्थ उस गुणसूत्र पर अन्य जीनों के बीच स्थान और सापेक्ष दूरी का निर्धारण करना भी होता है, यानी कि अन्य एक जीन से दूसरे जीन के बीच के स्थान का दूरी और स्थान का निर्धारण करना भी जीनोम मैपिंग का अर्थ होता है। तो आपसे डेफिनेशन पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीनोम मैपिंग की परिभाषा से संबंधित है। यह निम्नलिखित में से कौन सा जीनोम मैपिंग की परिभाषा के संबंध में सही कथन है। अगला है हमारा डायटम परीक्षण। डायटम परीक्षण बहुत छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायटम टेस्टिंग किस लिए की जाती है? जैसे कि आपने हाल ही में सुना होगा, अभी 3-4 महीने पहले जब कोरोना चल रहा था, कोरोना पीक पर था, तो मनसुख हिरेन की मृत्यु का मामला सामने आया था। मनसुख हिरेन की डेड बॉडी मिली थी एक पानी की झील में। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि इसमें महाराष्ट्र आतंकवादी विरोधी दस्ते ने इसको डायटम परीक्षण पर भरोसा किया। अब इसमें डायटम परीक्षण में क्या होता है कि फॉरेंसिक, जैसे देखिए कभी भी किसी भी जो मर्डर होता है, मर्डर में क्या किया जाता है, उसकी फॉरेंसिक जांच की जाती है, यानी कि पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पोस्टमार्टम में या फॉरेंसिक जांच में ज़रूरी नहीं है कि ये पता चल जाए कि मौत किस तरह हुई है। आप कई बार देखते होंगे कि फॉरेंसिक जांच में कुछ नहीं निकला, या पैथोलॉजी की लैब में कुछ नहीं निकला जांच में पोस्टमार्टम के दौरान, तो डायटम परीक्षण किया जाता है। अगर कहीं डाउट हो, जैसे मान लीजिए कोई डेड बॉडी किसी झील से मिली या नदी से मिली,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मृत्यु डूबने से ही हुई है। आपने कई बार केसेस देखे होंगे क्राइम पेट्रोल में, सीआईडी में, कि मान लीजिए किसी को तैरना तो आता है, लेकिन क्या किया गया, उसके हाथों में हथकड़ी लगाई गई, हाथ बांधे गए और उसको पानी में फेंक दिया गया। अब वो तैर नहीं पाएगा और वो डूबने से मर जाएगा। या फिर क्या हुआ कि उसको मर्डर किया पहले और फिर हाथ बांधकर उसका, या उसका पैरों में पत्थर बांधकर नीचे पानी में डाल दिया। तो उससे आप अगर पहली दृष्टि में तो ये लगेगा कि इसकी शायद मृत्यु डूबने की वजह से हुई है, लेकिन वो धोखा देने के लिए भी किया जा सकता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर पानी से किसी की डेड बॉडी निकल रही है तो उसकी मृत्यु डूबने से ही हुई है। डूबने की वाली मृत्यु का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, डायटम टेस्ट। अब डायटम टेस्ट से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायटम परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किन कारणों के लिए किया जाता है, या किस कारण के लिए किया जाता है। तो डायटम परीक्षण किससे संबंधित है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डायटम परीक्षण आपका जो संबंधित है वो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगली न्यूज़ हमारी, भारत के लिए अंतरिक्ष नीति में मानव, ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी फॉर इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अंतरिक्ष विभाग ने सार्वजनिक परामर्श के लिए भारत के लिए अंतरिक्ष नीति में मानव 2021 का मसौदा और इसके कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं जारी की है। अब इस नीति के बारे में क्या है, प्रयोज्यता, एप्लीकेबिलिटी। दिशा निर्देश भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के तहत वर्तमान में निर्धारित गतिविधियों पर लागू होते हैं और उन गतिविधियों के लिए जिन्हें भविष्य में इस योजना के तहत संयोजन में परिभाषित किया जाएगा। उद्देश्य ये अल्प अवधि में लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना करती है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में मानव को भेजना, सफलतापूर्वक मानव को प्रक्षेपित करना यानी कि लॉन्च करना, और लंबे समय तक निरंतर अन्वेषण यानी कि रिसर्च की नींव रखता है, और लोअर अर्थ ऑर्बिट और उससे आगे की उपस्थिति को ये सक्षम करेगा। इसकी शुरुआत 2007 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में चालक दल के कक्षीय अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए आवश्यक तकनीक विकसित करने के लिए की गई थी। इसके तहत पहला मानव रहित मिशन दिसंबर 2021 में योजनाबद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये दिसंबर 2021 में मानव को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई जा रही है। मानव रहित ये बिना मानव के भेजने की योजना बनाई जा रही है ट्रायल बेस पर, ताकि अगर वो सफल हो जाएगा तो उसके बाद मानव को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। और मानव रहित उड़ान की योजना, दूसरी मानव रहित उड़ान की योजना 2022-23 में है। इसके बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रदर्शन गगनयान की योजना है। यानी कि पहले तो ये चरणबद्ध तरीके से ट्रायल बेसिस पर इस साल दिसंबर 2021 में बिना मानव के इसको लॉन्च किया जाएगा, चेक करने के लिए ट्रायल बेसिस पर, ताकि ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाए। उसके बाद 2022-23 में एक दूसरा मिशन भेजा जाएगा, दूसरा ट्रायल किया जाएगा, और उसके बाद ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा मानव को लेके जाने के लिए, अंतरिक्ष में लेके जाने के लिए, लॉन्च करने के लिए ये मिशन तैयार हो जाएगा। गगनयान को 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को निचली पृथ्वी कक्षा में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये गगनयान क्या है, गगनयान में क्या किया जाएगा, 3 ह्यूमन होंगे जिसमें से एक लेडी होगी, एक विमेन होंगी, और उसको क्या किया जाएगा 5 से 7 दिनों के लिए, यानी कि 5 से 7 दिनों के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों फैक्ट। देखिए 3 ह्यूमन होंगे जिसमें कम से कम एक विमेन होगी, और इसको 5 से 7 दिन के लिए, मैक्सिमम 7 दिन के लिए भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। और लोअर अर्थ ऑर्बिट में, अंतरिक्ष में कहाँ पर, लोअर अर्थ ऑर्बिट, आपको ये पता होना चाहिए फैक्ट, लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा पृथ्वी की निचली कक्षा में। ये GSLV MK3 से उड़ान भरेगा, यानी कि GSLV मार्क 3 से इसको भेजा जाएगा। MK3 जिसे बोलते हैं, जिसे मार्क 3 भी कहा जाता है, जो भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में 4 टन उपग्रह को लॉन्च करने में सक्षम है, यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। जो हमारे भारी सैटेलाइट होते हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत, ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हम GSLV मार्क 3 का उपयोग करते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो ज़्यादा पेलोड लेके जाने में सक्षम नहीं है, जैसे कि 3 या 4 टन लेके जाने में सक्षम नहीं है भूतुल्यकालिक कक्षा में। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में PSLV जो है हमारे, वो ज़्यादा वजन लेके नहीं जा सकते। लोअर अर्थ ऑर्बिट तक तो ये 4 टन तक का वजन लेके जा सकते हैं, सक्षम है लेके जाने में, लेकिन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लेके नहीं जा सकते। उसके लिए हम GSLV मार्क 3 का उपयोग करते हैं। अगली न्यूज़ हमारी गीगा मैश। गीगा मैश क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप एस्ट्रोम ने गीगा मैश विकसित किया है। देखिए महिलाओं से संबंधित है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, इसलिए ये गीगा मैश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे डायरेक्ट टर्म्स पर ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गीगा मैश हाल ही में चर्चा में रहा गीगा मैश क्या है। तो ये मैश आर्किटेक्चर के लिए पेटेंट मिलीमीटर वेव वायरलेस तकनीक पर आधारित एक अभिनव वायरलेस बैकहोल समाधान है। अभिनव क्या होता है, इनोवेटिव वायरलेस बैकहोल समाधान। ये एक नवाचार वायरलेस उत्पाद है जो फाइबर की लागत के अंश पर फाइबर की तरह बैंडविड्थ देता है। देखिए अब ये गीगा मैश है क्या, गीगा मैश जो है आप गीगा से समझ सकते हैं गीगाबाइट। अब गीगाबाइट जहाँ नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ शब्द है। तो इंटरनेट यानी कि डेटा से जुड़ा हुआ शब्द है।
तो इसलिए आप इसको लिंक कर सकते हैं अपने गीगा मैश को इंटरनेट से। तो ये इंटरनेट पर ही आधारित ये मिशन है। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि फाइबर ऑप्टिकल से बहुत तेज़ बैंडविड्थ यानी कि बहुत तेज़ स्पीड प्राप्त होती है, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। फाइबर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो गीगा मैश क्या करेगा, छोटी दूरियों के लिए गीगा जो ऑप्टिकल फाइबर की जो लागत है उसका बहुत ही कम पैसे में, बहुत या मतलब ना कि बराबर खर्च पे, यानी कि 1/10% ही खर्च करने पर गीगा मैश उतनी ही उससे भी ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर की तरह बैंडविड्थ या इससे भी ज़्यादा स्पीड प्रदान कर सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये दूर संचार ऑपरेटरों को उपनगरीय यानी कि सब सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय कम लागत वाली इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। ये एक मल्टी बीम ई बैंड उत्पाद है। मल्टी बीम एक में 6 पॉइंट टू पॉइंट बैंड रेडियो पैक करता है, यानी कि एक मल्टी बीम का मतलब ये है कि ये एक साथ 6 बीम को जनरेट कर सकता है या आपका ट्रांसमिट कर सकता है, जिससे डिवाइस की लागत को कई लिंक पर वितरित किया जाता है। आगे इसमें यह नेटवर्क की भीड़ को कम करता है और मौजूदा बुनियादी ढांचे को 5G तैयार करता है, यानी कि 5G के बराबर स्पीड देगा और ऑप्टिकल फाइबर से बहुत कम लागत पर ये स्पीड प्रदान कर सकेगा। और इसका सबसे बड़ा अच्छा उपयोग ये है कि ये सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ में भी अपनी सर्विसेज प्रदान कर सकता है। एक सिंगल गीगा मैश डिवाइस 2 प्लस Gbps क्षमता के साथ, यानी कि 2 Gbps क्षमता के साथ, Gbps देखिए इसकी कितनी तेज़ स्पीड है कि 2 से ज़्यादा Gbps स्पीड के साथ 40 लिंक तक प्रदान कर सकता है, जो 10 किलोमीटर की सीमा तक संचार कर सकता है। हाई स्पीड मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट संचार प्रति लिंक पूंजीगत व्यय कैपेक्स में 6 गुना तक की कमी आती है, यानी कि 1/6 कीमत पे ये इतनी तेज़ स्पीड प्रदान कर सकता है। अगली न्यूज़ है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड हमारा जनरल साइंस की दृष्टि से। वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और मोनोमर के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित की है। देखिए क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक नोज है। नोज नाक का काम क्या होता है, सूंघना, किसी चीज़ को सूंघना, ये सूंघने का काम करती है नाक। तो एक इलेक्ट्रॉनिक नोज विकसित की है। ये क्या करेगी, ये सीवरों से उत्पन्न होने वाली दलदल और सीवरों से उत्पन्न होने वाली जहरीली संचारक और ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगाएगी। जैसे कि कहीं पर आप देखेंगे कि कोई मार्शी लैंड है, मार्शी यानी कि जहाँ दलदल है, या फिर कोई सीवर लाइन खुली हुई है, सीवर है, तो वहाँ पर क्या करा जाएगा, इस इलेक्ट्रॉनिक नोज को डाला जाएगा और ये एक इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम होगा जो बताएगी एकदम आपको फ़ौरन अलर्ट करेगी कि कहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ट्रैप हुई है, कि कहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उपस्थित है। तो ये क्या होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल टूटने से उत्पन्न होने वाली प्राथमिक गैस है और इसके लिए सीवर और दलदल में इसके उत्सर्जन का आसानी से पता लगाना इसमें आवश्यक हो जाता है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी कि हाइड्रोजन सल्फाइड इलेक्ट्रॉनिक गैस, एक इलेक्ट्रॉनिक नोज बनाई गई है हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगाने के लिए। तो इसकी आपको यूजेज पता होना चाहिए। अगली न्यूज़ है हमारी हार्लेक्विन एथचियोसिस, हार्लेक्विन एथियोसिस। हाल ही में ओडिशा के हार्लेक्विन एथियोसिस के साथ पैदा हुए बच्चे ने अपने पहले मामले की सूचना दी। देखिए ये क्या है, ये एक बीमारी है, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक डिसऑर्डर है। अब आपको खाली इतना सा पता होना चाहिए इसके लिए कि ये एक डिसऑर्डर है और दूसरा ये जेनेटिक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये किससे रिलेटेड है, ये स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि ये गंभीर आनुवांशिक विकार है जो मुख्य रूप से त्वचा को प्रभावित करता है। इसके कारण क्या है, ये रोग माता पिता से आनुवांशिक रूप में ABCA12 जीन के में उत्परिवर्तन के कारण होता है। देखिए ABCA12 ये एक जीन है, इस जीन में म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर हो जाता है। ABCA12 प्रोटीन त्वचा की सबसे बाहरी परत बनाने वाली कोशिकाओं में वसा के परिवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकती है कि ABCA12 प्रोटीन, आपसे डायरेक्ट जो साइंस पर क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के टर्म्स पर आएंगे या ऐसे ही वर्डिंग्स पर आएंगे जो न्यूज़ में रही हैं। तो आपसे इस वर्ड को जोड़कर आपकी स्टैटिक नॉलेज से जोड़कर पूछा जाएगा। तो ABCA12 प्रोटीन का क्या कार्य होता है, ये हमारी जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, स्किन की जो बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर, इसमें क्या करता है, इसमें वसा जो है फैट के परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है ताकि फैट एक जगह पर इकट्ठा ना हो। अगली न्यूज़ है हमारी सुपर मून या पिंक मून। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि सुपर मून, ब्लड मून, पिंक मून, ब्लू मून। तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ सब देखिए, अब न्यूज़ तो ये है कि अप्रैल में सुपर मून देखा गया या पिंक मून, सुपर मून को ही पिंक मून कहा जाता है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। ये वर्ड जो है किसने दिया था, रिचर्ड नोल द्वारा 1979 में दिया गया था सुपर मून वर्ड। सुपर मून एक पूर्णिमा या एक अमावस्या है जो लगभग एक पेरिजी क्या होती है, पृथ्वी के निकटतम चंद्रमा की कक्षा का बिंदु, पृथ्वी के निकटतम यानी कि चंद्रमा जब पृथ्वी के निकटतम आ जाता है तो उसका जो निकटतम बिंदु कहलाता है वो क्या कहलाता है, पेरिजी।
सुपर मून चंद्रमा का थोड़ा बड़ा दिखाता है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि जब पृथ्वी के निकट आ जाएगा, सबसे ज़्यादा निकट होगा चंद्रमा, तो वो हमें चंद्रमा का साइज़ थोड़ा बड़ा लगेगा और सामान्य रूप से अधिक चमकीला होता है। हालांकि हमारी नज़र में ये अंतर प्रभेदी है, हमें आँख से डिफरेंस इसका पता नहीं चलेगा, बहुत मामूली सा डिफरेंस आता है जो कि हमें आँख से पता नहीं चलेगा। तो इसमें क्या है सुपर मून, इसे पिंक मून क्यों कहते हैं? चंद्रमा मूल रूप से गुलाबी नहीं होता है, इसका नाम गुलाबी वाइल्ड फ्लायर से मिला है। ये फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं और उत्तरी अमेरिका के मूल के होते हैं। इसके अलावा इस चंद्रमा के और भी कई नाम हैं, जैसे स्प्राउटिंग ग्रास मून, एग मून, पास्चल मून और फिश मून। अब हम कुछ टर्म देख लेते हैं। ब्लू मून। ब्लू मून क्या है? जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं तो दूसरे वाले को ब्लू मून कहा जाता है। देखिए, जब 2 बार पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा एक माह में अगर 2 बार होती है तो उसमें जो दूसरी वाली होती है, दूसरी वाली उसे क्या कहा जाता है? ब्लू मून। जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्ण चंद्रमा। ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून का अर्थ चंद्रमा की लाल चमक पर आधारित है। ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होता है, यानी कि पूरी तरह चंद्र ग्रहण होता है, अमावस्या होती है तो उसके दौरान होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। ये चंद्रमा का को सूर्य के प्रकाश से छुपाता है। जब ऐसा होता है तो चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाला एकमात्र प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल के किनारों से होता है। पृथ्वी के वायुमंडल से वायु के अणु अधिकांश नीले प्रकाश को बिखेर देते हैं और शेष प्रकाश चंद्रमा की सतह पर लाल चमक के साथ परावर्तित होता है, जिससे चंद्रमा रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। अब इसमें नोट क्या याद रखना है आपको? ब्लड मून नाम का प्रयोग कभी कभी ऐसे चंद्रमा के लिए भी किया जाता है जो आकाश में धूल, धुएं या धुंध के कारण लाल दिखाई देते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। DCGI ने कोविड-19 के माध्यम से गंभीर मामलों के इलाज के लिए DRDO की 2G दवा को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। 2DG दवा ये क्या है? डीऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज एक एंटी कोविड मौखिक दवा है, यानी कि ओरल डोज है। किसके द्वारा विकसित है? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से DRDO की प्रयोगशाला परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा इसे विकसित किया गया है। 2DG दवा कैसे काम करती है? ये पाउच में पाउडर के रूप में आता है और पाउडर को पानी में मिलाकर मौखिक रूप से लिया जाता है। दवा वायरस के संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और इस प्रकार वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकता है। विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं में दवा का चयनात्मक संचय इस दवा को अद्वितीय बनाता है। इस दवा का महत्व क्या है? ये दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों को तेज़ी से ठीक होने में मदद करती है। इसके अलावा ये पूरक ऑक्सीजन निर्भरता को भी कम करता है। 2DG के साथ इलाज करने वाले रोगियों में के उच्च अनुपात को उन्होंने कोविड-19 रोगियों में RT-PCR नकारात्मक रूपांतरण भी दिखाया है। अगली न्यूज़ है विचकॉम उल्कापिंड। फरवरी 2021 में यूके के ग्लॉस्टरशायर में के विचकॉम में शहर में उल्कापिंड एक जो है वहाँ पर टकराया, तो ये उल्कापिंड को क्या नाम दिया गया है? विचकॉम। ये विचकॉम किस लिए नाम दिया गया है? ये विचकॉम शहर में ही टकराया है। विचकॉम जगह पर है, यूके की एक जगह है विचकॉम। विचकॉम में ही ये उल्कापिंड गिरा है, इसीलिए इसको विचकॉम उल्कापिंड नाम दिया गया है। उल्कापिंड अंतरिक्ष में ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आकार धूल के दानों से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रहों तक होता है, लेकिन जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें उल्का कहा जाता है। लेकिन अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जमीन से टकराता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। अगर वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वो उल्का होता है, उल्का। लेकिन अगर उसके बाद पृथ्वी के से टकरा जाएगा तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। नेशनल AI पोर्टल राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई। इसे कब लॉन्च किया गया था? मई 2020 में। किसके द्वारा? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और NASSCOM द्वारा संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य भारत की AI यात्रा में उत्कृष्टता और नेतृत्व के लिए एक एकीकृत AI पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और पोषण करना। उद्देश्य पोर्टल संसाधनों को साझा करने के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, जिससे लेख, स्टार्टअप, AI में निवेश फंड, भारत में AI से संबंधित संसाधन, कंपनियां और शैक्षणिक संस्थान पोर्टल दस्तावेज, केस स्टडी, शोध रिपोर्ट आदि को भी साझा करता है। इसमें सीखने और AI से संबंधित नई नौकरी भूमिकाओं के बारे में एक अनुभाग भी है। अब अगला है आर्टेमिस समझौता, आर्टेमिस एकॉर्ड। हाल ही में न्यूजीलैंड आर्टेमिस समझौता हस्ताक्षर करने वाला 11वां देश बना। अब ये है क्या? इसकी घोषणा अमेरिकी नागरिक अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 2020 में की थी। ये चंद्रमा के चालक दल की खोज के लिए आर्टेमिस कार्यक्रमों के आसपास के दिशा निर्देशों का समूह है। ये क्या है? देखिए, चंद्रमा पर जाने वाले जो लूनार प्रोग्राम होते हैं, यानी कि चंद्रमा पर जाने वाले जो प्रोग्राम होते हैं, उसमें जो चालक दल होता है, यानी कि केबिन हमारे क्रू होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके लिए एक दिशा निर्देश, जो गाइडलाइंस उनके लिए जारी की जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आर्टेमिस एकॉर्ड। ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और वाणिज्यिक खिलाड़ियों दोनों की भागीदारी के साथ चंद्र अन्वेषण और उससे आगे के लिए यूज़ किया जाता है। समझौता एक सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण बनाने के लिए 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि पर आधारित सिद्धांतों के लिए साझा दृष्टिकोण का वर्णन करता है।
हस्ताक्षरकर्ता कौन है इसमें? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, कोरिया गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात और यूक्रेन। भारत, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी जैसे प्रमुख अंतरिक्ष अग्रणी देश समझौते में हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। आपको पता होना चाहिए भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता सदस्य नहीं है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक संगठन के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन कई ईएसए सदस्यों राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि यूरोपियन यूनियन ने हस्ताक्षर तो नहीं किए हैं, लेकिन जो इस यूनियन के सदस्य हैं उनमें से कुछ देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे कि जर्मनी। अब इसमें आर्टेमिस समझौते के सिद्धांत क्या है? शांतिपूर्ण उपयोग, पीसफुल यूजेस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ये सारा स्पेस ट्रीटी के माध्यम के लिए बारे में बात हो रही है, यानी कि स्पेस के बारे में बात हो रही है, उसी पर रिलेटेड ये सारे समझौते हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी, आपातकालीन सहायता, इमरजेंसी असिस्टेंट, अंतरिक्ष वस्तुओं का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स, वैज्ञानिक डेटा जारी करना, रिलीज ऑफ साइंटिफिक डेटा, विरासत की रक्षा, प्रोटेक्टिंग हेरिटेज, अंतरिक्ष संसाधन, स्पेस रिसोर्सेज, गतिविधियों का संघर्ष विराम, डी कॉन्फ्लिक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ और कक्षीय मलबा यानी कि ऑर्बिटल डेब्रीज। अगली न्यूज़ है हमारी पैसिफाई सर्वेक्षण। वाइड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहले तो हम देख लेते हैं। वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पॉलीमीटर, ये क्या है? इसने पैसिफाई परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण भारत के खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर में विकसित किया जा रहा है। पैसिफाई परियोजना तो ध्रुवीकरण, उच्च सटीकता प्रयोग, पोलर एरियाज, सैटेलाइट इमेजिंग एंड पोलराइजेशन, हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। पैसिफाई ध्रुवीय क्षेत्र तारकीय इमेजिंग एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका निजी फाउंडेशन के से दुनिया के अग्रणी संस्थानों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस परियोजना का महत्व, ये 14 अरब साल पहले अपने जन्म के बाद से ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ये इसी बारे में पता करेगी कि ब्रह्मांड को भरने वाले कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण की उपस्थिति का ये पता लगाएगा। पैसिफाई पॉलीमेट्रिक मैप का उपयोग करके मिल्की वे गैलेक्सी की चुंबकीय टोमोग्राफी करने के लिए किया जाएगा इसका प्रयोग। अगली न्यूज़ है हमारी यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट। यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण 11 जून 2021 को प्रकाशित किया गया। इसका शीर्षक क्या था? स्मार्ट विकास के समय के खिलाफ दौड़, रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट। अब ये क्या है? यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट एक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है। ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा हर 5 साल में प्रकाशित की जाती है। उद्देश्य रिपोर्ट दुनिया भर में विज्ञान शासन में रुझानों की निगरानी करती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन से विकास पथ देश अनुसरण कर रहे हैं। भारत की स्थिति क्या है इसमें? अनुसंधान में भारत का निवेश अनुसंधान पर सकल घरेलू वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद के 0.7% पर स्थिर रहा है। हालांकि कुल मिलाकर शोध व्यय में वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का घनत्व 1999 में भारत में अनुसंधान और विकास में लगे वैज्ञानिक या इंजीनियरों की प्रति 10,000 श्रम शक्ति का घनत्व 10 था। यानी कि हर 10,000 लोगों पर केवल हमारे यहाँ 10 जो है इंजीनियर थे, लेकिन 2018 में मामूली रूप से बढ़कर सिर्फ 11 हुआ है। यानी कि अब हर 10,000 पर हमारे यहाँ 11 इंजीनियर हैं या वैज्ञानिक हैं। सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान एवं विकास, सरकारी क्षेत्र में R&D में 2015 से लगातार गिरावट आ रही है। दूसरी ओर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी व्यावसायिक उद्यमों की हिस्सेदारी बढ़कर 4.2% हो गई है। यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, लेकिन गवर्नमेंट क्षेत्र में कमी आ रही है। तो ये हमारी न्यूज़ थी आज की। आज हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पिछला 1 साल का जितना भी करंट अफेयर्स था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, वो सारा हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमारा एक लेक्चर आएगा जिसमें हम पॉलिटी से संबंधित पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, जिसमें हम एक्ट्स देखेंगे, जितने भी वर्डिक्ट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, आदेश आए हैं, विमेन हरासमेंट से लेकर हमारे सोशल वेलफेयर से लेकर, या फिर जितने भी अधिनियम पास हुए हैं वो सब देखेंगे। और एक लेक्चर हमारा आएगा इंडाइसिस और रिपोर्ट्स पर। इसको भी हम 1 से 2 लेक्चर में कवर कर देंगे, क्योंकि इंडाइसिस और रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में सारी पिछली 1 साल की रिपोर्ट्स कवर कर दें और इंडाइसिस कवर कर दें, और जो हमारा इकोनॉमी के लेक्चर हैं हम उसको साथ साथ चलाते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।